राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वाधान में विज्ञान विषय के अंतर्गत मैं पूनम गौंड राजकीय इंटर कॉलेज पूर्वाद्रा दोगी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 7 विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ पादप में जनन, संबोध, निषेचन, परागण एवं प्रकीर्णन के विषय में चर्चा करेंगे। विषय में निम्नलिखित बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में फूल या पुष्प ही वास्तविक जनन अंग होते हैं। जनन की क्रिया के लिए जो आवश्यक है। पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना आपने पहले भी कक्षा 6 में पढ़ी है। आप सभी जानते हैं कि पुष्प के मुख्य भाग बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग हैं। ये पुष्प का चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर का भाग होता है, ये जो बीच में भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये स्त्री केसर या जायांग का भाग होता है, जिसमें सबसे ऊपर की तरफ वर्तिकाग्र, बीच में आप ये धागेनुमा जो संरचना देख रहे हैं, इसको वर्तिका कहते हैं, और नीचे ये जो फुला हुआ भाग दिख रहा है आपको, इसको अंडाशय कहा जाता है। ये तीनों ही स्त्री केसर का भाग होता है। इसके अलावा नर भाग इसके अंदर पुमंग कहलाता है, और पुमंग के जो भाग हैं इसमें परागकोश और तंतु, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक धागेनुमा संरचना है, और इस पर जो है कि ऊपर की तरफ जो भाग है उसको हम परागकोश कहेंगे, और नीचे की तरफ तंतुनुमा संरचना उसको हम तंतु कहते हैं। इसके अलावा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज आप इस फूल में देख रहे हैं कि जो सबसे नीचे वाला सिरा है, जो पत्तीनुमा सिरा है, ये वाला, इसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, जो कि सबसे बाहर की तरफ होता है। और दलपुंज पुष्प का सबसे आकर्षक भाग, जो आपको यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है, जो किसी भी कीट को अपनी ओर आकर्षित करने का भी कार्य करता है, जिसकी वजह से कोई भी कीट उसकी ओर आकर्षित होता है, और सबसे आकर्षक भाग है ये। तो आप इसमें बता सकते हैं जो सबसे बाहर का आकर्षक पंखुड़ी वाला भाग होता है उसको हम दल कहते हैं। आइए अब इसको और अच्छे से समझते हैं। इसमें पुमंग, ये जो आपने नर भाग देखा था, जिसमें सबसे ऊपर वाला ये जो पोर्शन है, इसको परागकोश कहा जाता है। परागकोश जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको हम परागकण कहते हैं। ये परागकण कहलाते हैं। परागकण जो कि नर युग्मक होते हैं, यानी कि मेल गैमेट्स आप इसको कह सकते हैं। तो ये परागकण परागकोश के अंदर स्थित होते हैं। इसका जो धागेनुमा संरचना है, इसे हम पुंगतंतु कहेंगे, और ये मिल करके पुमंग यानी कि पुंकेसर बनाते हैं। ये दोनों भाग जो होते हैं वो एक पोर्शन पर जुड़े हुए होते हैं। इस भाग को हम यहाँ पर योजी कहते हैं, या फिर जो इसको कनेक्ट करने का काम करता है। अगला है इसमें जायांग यानी कि स्त्री केसर। यह पुष्प का मादा भाग है, और इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग, जैसे मैंने आपको पहले अभी बताया, इसे हम वर्तिकाग्र कहेंगे, जो कि ऊपर की तरफ फुला हुआ होता है। जो इसमें पतला वाला पोर्शन आप नलीनुमा संरचना देख रहे हैं, इसको बोलते हैं वर्तिका। और जो सबसे नीचे की तरफ जाकर के फूल जाता है, उसको हम बोलते हैं अंडाशय। ये अंडाशय वाला भाग है, और अंडाशय के अंदर यहाँ पर बीजांड उपस्थित होता है। बीजांड जो कि आगे चलकर बीज बनाता है। अभी आपने समझा कि परागकण जो होते हैं वो परागकोश के अंदर होते हैं, और परागकोश पुमंग यानी कि पुंकेसर का हिस्सा है। अब हम जो परागण कह रहे हैं, ये एक क्रिया है, परागण की क्रिया होती है, जिसको आप अब समझेंगे। यहाँ पर परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। आप इसे चित्र में यदि समझें तो ये पुष्प के परागण की क्रिया इसमें दिखाई गई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक पुष्प है, और ये उसका स्त्री केसर है, और यहाँ पर किनारे की तरफ पुंकेसर है। पुंकेसर में यहाँ पर ये वाला हिस्सा परागकोश कहलाता है, और परागकोश के अंदर मैंने आपको बताया कि पराग कण उपस्थित होते हैं।
तो जो परागकण है वो यदि किसी पुष्प के अंदर उसके परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ये उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर जो परागकण हैं वो उसी पुष्प के यदि वर्तिकाग्र पर यहाँ पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम बोलते हैं स्वपरागण। यानी कि एक ही पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, इसको हम कहेंगे स्वपरागण। यदि परपरागण की बात करें, यदि ये परागकण, ये जो परागकण है वो किसी एक पुष्प के परागकोश से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि ये पहुंच रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एरो से बताया गया है कि ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर यदि जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे परपरागण। ये परपरागण की क्रिया है। तो बच्चों, इस प्रकार से आप इसमें पुष्प में दो प्रकार के परागण की क्रिया होती है। एक होती है स्वपरागण, इसको आप बताते हैं स्वपरागण, और दूसरी क्रिया है इसमें परपरागण। इसको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन भी आप कह सकते हैं। परागण की क्रिया आप समझ गए कि किस प्रकार से एक पॉलन ग्रेन यानी कि जो परागकण होता है वो परागण की क्रिया में दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। अब हम अगला जो इसमें पढ़ेंगे उसको हम कहेंगे निषेचन। यानी कि निषेचन क्या है, निषेचन की क्रिया किसे कहेंगे? नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। नर तथा मादा युग्मक यानी कि जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की बात की जा रही है। नर युग्मक जो आपने पढ़ा पॉलन ग्रेन है, यानी कि जो परागकोश के अंदर परागकण है उसको हम कहेंगे नर युग्मक, और मादा युग्मक जो स्त्री केसर में अंडाशय के अंदर उपस्थित होंगे उसको हम कहेंगे मादा युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मकों के युग्मन यानी इन दोनों के मिलने से बनी कोशिका युग्मनज यानी कि जाइगोट कहलाएगी। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक इन दोनों के मिलने से यहाँ पर युग्मनज बन रहा है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, तो दोनों के मिलने से यहाँ पर युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? निषेचन। इस क्रिया को हम कहेंगे निषेचन। और जो ये जाइगोट यानी कि युग्मनज होता है यही आगे चल करके भ्रूण में विकसित हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियो बनाता है। अब हम इसको निषेचन की क्रिया को और अच्छे से समझेंगे। आपने ये तो जान लिया कि परागकण जो होते हैं वो किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पहुंचने के माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे ही ये वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा, इसमें यहाँ पर एक नली आप देख रहे हैं, इस नली को हम बोलते हैं पराग नली। ये पराग नली है जो इसमें से निकलती है। इस पराग नली में यहाँ पर नर युग्मक होता है, नर युग्मक होता है जो पराग नली में आगे की तरफ बढ़ेगा। आप देख रहे हैं ये पराग नली जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर इस प्रकार से ये कहाँ पर एंटर कर रही है? अंडाशय में एंटर कर रही है। नीचे की तरफ आपको बताया था जो फूला हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंडाशय कहते हैं। तो जो पराग नलिका है वो धीरे धीरे आप देख रहे हैं अंडाशय की तरफ बढ़ रही है। अंडाशय के अंदर यहाँ पर मादा युग्मक उपस्थित होता है, यानी कि यहाँ पर जो वाला पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पर मादा युग्मक उपस्थित है। जब ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुँचेगा तो यहाँ पर इनके संलयन की क्रिया होगी, यानी कि एक दूसरे से ये मिल जाएंगे और उसके बाद ये युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नर युग्मक है यहाँ पर एक मेल गैमेट है और ये इस पराग नलिका से होता हुआ और यहाँ पर पहुँच रहा है, जहाँ पर जो है कि मादा युग्मक है अंडाशय के अंदर, और ये मिल करके यहाँ पर निषेचन की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप निषेचन की क्रिया को बता सकते हैं। फल और बीज का विकास। अब निषेचन की क्रिया के बाद जाइगोट बन चुका है, जाइगोट जो है वो आगे डेवलप होगा और युग्मनज में ये जो है कि भ्रूण विकसित करेगा, और भ्रूण जो होता है जो कि सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। तो फल और बीज का विकास कैसे होगा? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। जब निषेचन हो जाता है उसके बाद जो अंडाशय जो आपने बाहरी फूला हुआ भाग देखा था वही आगे चल करके फल में विकसित हो जाता है, और अंडाशय के अंदर आपने बीजांड भी पढ़ा, आपने ये स्ट्रक्चर
देखा था, जिसमें ये नीचे वाला पोर्शन अंडाशय और इसके अंदर आपने यहाँ पर बीजांड। तो बच्चों यहाँ पर जो अंडाशय है ये आगे चलकर फल बनाएगा, और जो बीजांड है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से फल और बीज का विकास होता है। बीज का प्रकीर्णन किस प्रकार से होगा, कौन कौन से माध्यम होते हैं? आपने बच्चों जो है कि अपने आसपास बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जिन्हें आपने खुद नहीं लगाया है, वो अपने आप उग जाते हैं। आपने देखा होगा कि कहीं किसी कोने पर पीपल का पेड़ निकल जाता है, पौधा निकल जाता है, कहीं पर आप देखते हैं आम निकल जाता है, आम का पौधा उग जाता है, वो आपने नहीं लगाया है पर आपको वो मिल जाएंगे। और भी ऐसे ही जंगलों में आप देखेंगे बहुत सारे पेड़ जो है कि आपको वहां पर मिल जाते हैं जो किसी व्यक्ति ने नहीं लगाए होते हैं। वो कैसे उग जाते हैं? तो वो बीजों का प्रकीर्णन होता है जो अलग अलग माध्यमों से होता है, जिसके द्वारा बीज एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं और बाद में ये पौधे के रूप में उग जाते हैं। तो यहाँ पर बीज का प्रकीर्णन की जो विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले है पवन द्वारा, यानी कि वायु भी माध्यम होता है। कुछ बीज इतने हल्के होते हैं जो कि उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका जो वजन होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही हल्के होते हैं, जो वायु में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकते हैं। जैसे सहजन आपने सुना होगा, ड्रम स्टिक जिसे कहते हैं, द्विफल यानी कि मैपल, जैसे पादप में पंख युक्त बीज होते हैं, यानी कि इसमें पंख जैसा स्ट्रक्चर होता है बीज का, जिसकी वजह से ये उड़ने में इनको हेल्प मिलती है, यानी कि सहायता मिलती है। घासों के हल्के बीज होते हैं। इसके अलावा आक देखा होगा, इसके रोम युक्त बीज होते हैं। तो आप जो है कि पवन द्वारा बीजों का एग्जाम्पल इसमें बता सकते हैं। इसी प्रकार जो प्रकीर्णन होता है वो जल के द्वारा भी होता है। जल वाले जो बीज होते हैं इनके आवरण स्पंजी होते हैं और जो है कि ये आसानी से प्लवन कर सकते हैं। प्लवन का मतलब है बच्चों तैर सकते हैं, यानी कि ये आसानी से पानी में तैर सकते हैं, जैसे कि नारियल। इसके अलावा जंतुओं के द्वारा भी इसमें प्रकीर्णन होता है। कुछ बीजों में जंतुओं के द्वारा हम प्रकीर्णन देखते हैं, जैसे कंटकी एक जो है कि बीज होता है जिसमें किनारे की तरफ कांटे होते हैं और वो चिपक जाते हैं जंतुओं के शरीर पर और एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। यूरेना है, जेंथियम है, तो ये सभी जो है कि बीज जो होते हैं वो जंतुओं के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। आप इनको चित्र के माध्यम से पहचान सकते हैं। जैसे ये वाला जो बीज है ये सहजन का बीज है, जिसे हम ड्रम स्टिक कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं ये बीज है, इसमें पंख हैं, ये पंख वाला पोर्शन है, जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर उड़कर चले जाते हैं हवा के माध्यम से। इसी प्रकार से ये द्विफल यानी कि मैपल है, इसमें भी ये पंख वाला स्ट्रक्चर है, ये आप देख रहे हैं। इसके अलावा सूरजमुखी में रोम युक्त फल होते हैं, मदार में भी रोम युक्त होते हैं, यानी कि इसमें रोम होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर इसका, तो ये इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जाने में हेल्प करते हैं। ये जो है कि हवा के माध्यम से जा सकते हैं। जेंथियम है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जंतुओं से चिपक जाते हैं, इसमें ये कांटेनुमा स्ट्रक्चर होता है, इस पर इस प्रकार से ये कांटे लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये चिपक जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हम यहाँ पर बीजों का प्रकीर्णन समझ सकते हैं। आज हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा करी, जिसमें हमारा निषेचन है, प्रकीर्णन है, जनन है। तो अब देखते हैं मूल्यांकन में आप कितना जान पाए हैं। पहला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग जनन अंग कहलाता है? कौन सा भाग है पौधे का जिसे आप जनन अंग कहेंगे? पुष्प, पत्ती, तना, जड़। तो आपने पढ़ा जो पुष्प होता है वो किसी पौधे का जनन भाग होता है, क्योंकि उसके अंदर जनन अंग मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पुष्प। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, किसमें पौधे का नर युग्मक स्थित होता है? कौन सा भाग है पौधे का जिसमें नर युग्मक उपस्थित होता है? परागकोश में, अंडाशय में, वर्तिकाग्र में, वर्तिका में। तो आप सभी जानते हैं कि अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका ये तीनों ही स्त्री केसर के भाग हैं और हम यहाँ पर पूछ रहे हैं नर युग्मक।
तो नर युग्मक जो होगा वो परागकोश के अंदर उपस्थित होगा, क्योंकि परागकोश जो है वो हमारे पुंकेसर, ये पुंकेसर का एक हिस्सा होता है, पुंकेसर का भाग है, आपने अभी पढ़ा। इसके अलावा तीसरा प्रश्न है, परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो अभी जो है कि आपने देखा कि परागकण जब किसी परागकोश से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं, परपरागण कहते हैं, परागण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्रिया की बात कर रहे हैं कि इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम परागण की क्रिया कहते हैं। चौथा प्रश्न है, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? जब नर और युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं तो उनका जो है कि प्रक्रम क्या कहलाएगा? इसे हम कहेंगे निषेचन। परागण आप सभी जानते हैं कि परागण में प्रोसेस में पॉलन ग्रेन यानी कि नर युग्मक परागकोश से किसी वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, तो ये प्रोसेस नहीं है। जनन नहीं कहेंगे हम इसको, बीज का निर्माण भी नहीं कहेंगे, तो सही आंसर होगा इसमें निषेचन। तो बच्चों, आज आपने जो है कि पौधों में लैंगिक जनन के बारे में, निषेचन के बारे में, प्रकीर्णन के बारे में जाना। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।